हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पर चर्चा करेंगे। पहला है सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज की संरचना के तरीके में एक नाटकीय बदलाव लाने की संभावना को खोल दिया। हालांकि यूरोप में हर कोई पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। कुछ रूढ़िवादी थे जबकि अन्य उदारवादी या कट्टरपंथी थे। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करे। उन्होंने एक निर्वाचित संसदीय सरकार के लिए तर्क दिया, जो एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा व्याख्या किए गए कानूनों के अधीन थी, जो शासकों और अधिकारियों से स्वतंत्र थी। वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। कट्टरपंथी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सरकार देश की मेजॉरिटी ऑफ पीपल पर आधारित हो। उन्हें निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं, बल्कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण पसंद नहीं था। परंपरावादी क्रांति के बाद उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार करना शुरू कर दिया, बशर्ते यह धीमा हो और इसमें संबंध हो और अतीत का सम्मान किया जाए। उद्योग और सामाजिक परिवर्तन यह आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का समय था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कम वेतन के लिए कारखानों में धकेल दिया जाता था। उदारवादी और कट्टरपंथियों, जो कारखाने के मालिक थे, उन्होंने महसूस किया कि वर्कर्स के एफर्ट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए। यूरोप में समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे। उनके पास भविष्य के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण थे। कुछ लोग सहकारी समितियों में विश्वास करते थे। कुछ की मांग थी कि सरकारों को सहकारी समितियों को एनकरेज करना चाहिए। सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने कहा कि इंडस्ट्रियल समाज पूंजीवादी पैसों से संबंधित था। मार्क्स का मानना था कि एक इंडस्ट्रियल समाज वर्कर्स को पूंजीवाद से मुक्त करेगा। यह एक साम्यवादी यानी एक समान समाज होगा। समाजवाद को दिया गया समर्थन। जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स ने बेहतर जीवन के लिए लड़ने के लिए ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने संकटग्रस्त सदस्यों, काम के समय को कम करवाने और वोट देने के अधिकार के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रूसी क्रांति 1914 में निकोलस द्वितीय ने रूसी साम्राज्य पर शासन किया। अर्थव्यवस्था और समाज रूस की अधिकांश जनसंख्या किसान थे। उद्योग स्थापित किए जा रहे थे और ज्यादातर उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। वर्कर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया, लेकिन असंतुष्ट होने पर वे काम पर हड़ताल करने के लिए एकजुट हुए। फ्रांसीसी किसानों के विपरीत, किसानों में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं थी। रूसी किसान एकमात्र किसान समुदाय थे जिन्होंने अपनी भूमि को एकत्रित किया और उनके कम्यून ने इसे विभाजित किया। रूस में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक दल अवैध थे। रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन 1900 में हुआ था। इसने किसानों को रईसों की जमीन पर उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। चूंकि समय समय पर किसानों के बीच भूमि का बंटवारा किया जाना था और यह महसूस किया जाता था कि क्रांति का मुख्य स्रोत किसान होंगे, न कि वर्कर्स। लेकिन लेनिन इससे सहमत नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि किसान एक सोशल ग्रुप नहीं थे। पार्टी बोल्शेविकों और मेंशेविकों में डिवाइड हो गया। 1905 की क्रांति
रूस एक निरंकुश शासन था। जार संसद के अधीन नहीं था। उदारवादी इस स्थिति को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने एक संविधान की मांग की 1905 की क्रांति के दौरान और इस दिशा में काम किया। ब्लडी संडे, खूनी रविवार। 1904 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट आई। इस दौरान पुतिलाव आर्यन वर्कर्स के 4 सदस्यों को निकाल दिया गया। कार्रवाई की मांग की गई। सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक कर्मचारी काम के वर्क टाइम को कम करने और वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस जुलूस पर पुलिस और कोसैक ने हमला किया। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप हड़तालें हुई। लोगों ने एक संविधान सभा की मांग की। जार ने एक निर्वाचित सलाहकार संसद या ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दी। जार ने 75 दिनों के भीतर पहले ड्यूमा को निकाल दिया और दूसरे ड्यूमा के चुनाव की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। रूस में युद्ध शुरू में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन बाद में समर्थन कम हो गया। जर्मन विरोधी भावनाएं चरम पर थी। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाएं बुरी तरह हार गई। रूस में 70 लाख लोग हताहत हुए और 30 लाख रिफ्यूजीज थे। युद्ध का प्रभाव इंडस्ट्री पर भी पड़ा। वर्कर्स की कमी थी, रेलवे लाइनें बंद हो गई थी और छोटी वर्कशॉप बंद कर दी गई थी। अनाज की कमी हो गई और इसलिए रोटी की भी। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। आयोजन 1970 की सदियों में पेट्रोग्राद गंभीर था। वर्कर्स के क्वार्टरों में भोजन की कमी थी। 22 फरवरी, एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। 50 अन्य फैक्ट्रियों के वर्कर सहानुभूति में शामिल हुए। महिलाओं ने भी हड़तालों का नेतृत्व किया और उनमें भाग लिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाने लगा। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि फैशनेबल एरिया के क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर्कर्स से घिरे हुए थे। 24 और 25 तारीख को सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सेना और पुलिस को बुलाया। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को निलंबित कर दिया और राजनेताओं ने इस उपाय के खिलाफ बात की। लोग एक बार फिर बलपूर्वक बाहर निकले। 27 तारीख को पुलिस मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई। घुड़सवार सेना को फिर से बुलाया गया। एक रेजिमेंट में बैरक में एक अधिकारी को गोली मार दी गई और अन्य रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और जो सोवियत या परिषद बनाने के लिए एकत्र हुए हड़ताली वर्कर्स में शामिल होने के लिए मतदान कर रहे थे, वो पेट्रोग्राद सोवियत था। एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे पद छोड़ने की सलाह दी। जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। देश को चलाने के लिए सोवियत और ड्यूमा नेताओं द्वारा एक प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। इसमें शामिल लोग सांसद, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, सैनिक और सैन्य कमांडर थे। प्रभाव: सार्वजनिक बैठकों और संघों पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। हर जगह सोवियतें स्थापित की गई। अलग अलग एरिया में फैक्ट्री समिति बनाई गई, जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा अपनी फैक्ट्रियां चलाने के तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सेना में सैनिकों की समितियां बनाई गई। टेम्परेरी सरकार ने अपनी शक्ति में गिरावट और बोल्शेविक प्रभाव में वृद्धि देखी। इसने फैलते असंतोष के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया।
इसने वर्कर्स द्वारा कारखाने चलाने के प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार किया। किसानों और समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दबाव डाला। भूमि समितियों को बनाया गया और किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच भूमि पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर क्रांति 16 अक्टूबर 1917 लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता के समाजवादी जब्त के लिए सहमत होने के लिए राजी किया। सोवियत द्वारा जब्त करने के लिए आयोजन के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। प्रधानमंत्री केरेस्की ने सैनिकों को बुलाया। सरकार के प्रति वफादार आर्मी ने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की बिल्डिंग्स को जब्त कर लिया। सरकार ने सैनिकों को टेलीफोन और टेलीग्राम कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए और विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए भेजा। जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने सरकारी कार्यालयों को जब्त करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अरोरा जहाज ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी की। अन्य जहाजों ने रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। रात तक शहर पर कब्जा कर लिया गया और मंत्रियों ने सरेंडर कर दिया। पेट्रोग्राद में सोवियत संघ के सभी रूस कांग्रेस ने बोल्शेविक एक्शन को मंजूरी दी। मॉस्को में भारी लड़ाई। दिसंबर तक बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। इसमें लेनिन, बोल्शेविक सैनिक, सरकार के समर्थन जो होते हैं उनको सरकार के जो समर्थक थे उनको जो है उन्होंने अपने अंडर में लिया एंड अपने लिए उन्होंने आदेश दिया कि इस तरह से एरिया को उन्होंने कंट्रोल करना है। प्रभाव। नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को कुलीनों यानी जो शिष्ट लोग थे उनको भूमि जब्त करने की अनुमति दी। उनकी भूमि जब्त करने की अनुमति दी। पुराने शीर्षकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दी डिजाइन की गई। रूस एक पार्टी का राज्य बन गया। ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रख लिया गया। केंद्रीय योजना की एक प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें आर्थिक विकास हुआ। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। एक विस्तारित स्कूली शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। खेतों का सामूहिकरण शुरू हुआ। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने भूमि रीडिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश दिया तो रूसी सेना का ब्रेकअप होने लगा। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और निरंकुशता के सपोर्टर्स ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी सैनिकों का सपोर्ट मिला। इन सभी ने बोल्शेविकों के साथ युद्ध लड़ा। समाजवादी समाज बनाना। इस दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। गृह युद्ध के दौरान केंद्रीकृत योजना की एक प्रक्रिया शुरू की गई। तेजी से निर्माण और औद्योगिकरण शुरू हुआ। एक विस्तारित स्कूली शिक्षा प्रणाली विकसित की गई। स्टालिन और सामूहिक खेती। स्टालिन का मान्यता थी कि अमीर किसान और व्यापारी अनाज की कमी पैदा करने के लिए अनाज का जरूरत से ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, इसलिए सामूहिकता समय की मांग थी। यह प्रणाली खेतों को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। जिन भी किसानों ने सामूहिकता का विरोध किया उन्हें दंडित किया गया, कैदी बनाया गया। वैश्विक प्रभाव। 1950 के दशक तक देश में और बाहर यह मान्यता थी कि सब कुछ रूसी क्रांति के आदर्शों पर ही नहीं चल रहा था। हालांकि इसके उद्योग और कृषि विकसित हो गए थे और गरीबों को खिलाया जा रहा था, इससे नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा था। हालांकि यह माना गया कि
कि सामाजिक आदर्शों को अभी भी रूसियों के बीच सम्मान प्राप्त है, लेकिन प्रत्येक देश में समाजवाद के विचारों पर विभिन्न तरीकों से दोबारा विचार किया गया। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।